अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जेफ मथुरा की बुक 9th एडिशन का। सो बेसिकली एक्सचेंज रेट क्या होता है और एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन से हमारा क्या मुराद है। तो अगर हम एक कॉमन टर्मिनोलॉजी देखें, प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था इसका एक्सचेंज रेट का कि एक्सचेंज रेट नाम से ही शो हो रहा है कि जो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं किसी चीज को किसी दूसरे चीज के साथ, उसके लिए एक फिक्स रेट होना चाहिए जिसके पर साथ जो है जब हम उसको चेंज करेंगे तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। लेट से हम क्या कहते हैं कि हम जो है एक बबल खरीदते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 10 रुपए देते हैं। ठीक है, लेट से हम 10 रुपए जो दे रहे हैं, तो 10 रुपए क्या है, उसके लिए हमने एक वैल्यू रखी हुई है जो हम क्या करेंगे, पे करेंगे, तो जिसके बदले में हमें क्या मिलेगा, बबल मिलेगी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि उसके लिए जो है हमने एक्सचेंज करने के लिए एक अमाउंट स्पेसिफाई कर। इसी तरीके से जब हम करेंसीज का जिक्र करते हैं कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ जब हम एक्सचेंज करेंगे या जो है हम उसको जो है कन्वर्ट करेंगे दूसरी करेंसी में, तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक रेट होना चाहिए जो क्या करेगा कि उस करेंसी के बदले में आप जो उसको पेमेंट करोगे तो वो उसकी वैल्यू को शो करेगा। ठीक है, उसकी वर्थ जो है दूसरी उसमें करेंसी में ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप क्या करते हो कि लेट से दो आप जो है यूएस डॉलर में परचेजिंग करते हो, तो अगर आप क्या करते हो, एक प्रोडक्ट खरीदते हो जिसकी कीमत 140 रुपीज है पाकिस्तानी, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, $1 देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है पाकिस्तानी रुपीज में पे करोगे तो 140 रुपीज पे करोगे। तो अब ये क्या है कि 140 रुपीज है, ये हम कंपेयर कर रहे हैं डॉलर के साथ, $1 के साथ। तो उसके साथ जो हमारी एक्सचेंज रेट है वो क्या है, वो 140 है। कि अगर हम क्या करेंगे, $1 को हासिल करने के लिए हम उसके लिए 140 रुपीज पे करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हमने जो ये कह दिया कि चले जी ये तो बड़ा आसान हो गया कि हम जो है $1 के बदले में 140 देंगे, कोई कहेगा नहीं मैं तो 120 देता हूँ। ठीक है, तो ये तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। कोई कहेगा मैं तो 110 रुपए देता हूँ इसके बदले में, मुझे तो डॉलर की इतनी वैल्यू मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं तो इसके लिए कम पे करूंगा। तो इसी चीज के मसले को हल करने के लिए हम क्या कहते हैं कि ये एक लेमैन जो है इसको एडजस्ट नहीं करता, बल्कि इसके लिए अपना एक प्रोसीजर होता है जिसके लिए हमने जो है इस चैप्टर का नाम रखा हुआ है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। कि हम जो है जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, बेसिकली उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या थॉट्स हैं, कि जो कहती है कि ये इसके $1 के बदले में हम 140 पे करेंगे, $1 के बदले में हम 135 पे करेंगे या जो है 90 पे करेंगे। तो ये सारे के सारे जो हम इसके रेट्स एडजस्ट करते हैं ये कहाँ से होते हैं, तो आज हमने जो है इसके बारे में पढ़ना है। अगर हम जो है पहली चीज देखें, कहता है कि मयरिंग एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। ठीक है, कि हम जो है एक्सचेंज रेट के मूवमेंट्स को कैसे मेजर करते हैं कि ये जो हमारे पास अप एंड डाउन आ रही हैं वो कैसे मेजर होंगी। तो इससे पहले जो है इन्होंने कहा हुआ है, कहते हैं कि एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स अफेक्ट on MNC value because they can affect the amount of cash inflows received from exporting and from a subsidiary and the amount of cash outflows needed to pay for imports। कि ज्यादा असर तो उसी पे पड़ेगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो एक से ज्यादा बिजनेसेस जो है रन कर रही है कंट्रीज में। ठीक है, तो अब उनके जो है डिफरेंट कंट्रीज से जब उनके पास पेमेंट्स रिसीव होंगी तो वो तो चेंज होंगी, वो एक जैसे तो नहीं रहेंगे। क्योंकि एक जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान की लेट से जो है वो 140 रुपीज आप जो है पे करोगे $1 के बदले। ठीक है, दूसरी कंट्री में आपको जो है वो 140 नहीं मिल रही, वहां पे वो आपके साथ चेंज कर रहा है $1 120 पे, दूसरी कंट्री आपको 60 दे रही है। तो आपके पास क्या हो रहा है कि डिफरेंट किस्म की जो है कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, और अगर आप उनको पे कर रहे हो तो डिफरेंट कैश आउटफ्लोज पे कर रहे हो। तो अब ये आपके पास क्या है, ये जो है हमारे पास एक्सचेंज रेट की मूवमेंट्स हैं, और ये किसकी वजह से चेंज हो रहे हैं, ये हमारे पास जो एक्सचेंज रेट की वजह से मूवमेंट्स हो रही है। और इसीलिए इन्होंने डिफाइन किया कि वो एक्सचेंज रेट को कहता है कि एक्सचेंज रेट मेजर्स द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन यूनिट्स ऑफ अनदर करेंसी। कि आप एक करेंसी की वैल्यू को मेजर करते हो किस चीज में, दूसरी करेंसी के यूनिट्स में। जैसे मैंने आपको कहा कि $1 उसकी स्ट्रांगनेस आपको कहां से, स्ट्रेंथ कहां से पता चलेगी, यहां से पता चलेगी जब आप उसके लिए 140 रुपीज पे करोगे। अब अगर ये 140 से 160 180 तक चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये मजीद स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर जो है आपके पास मजीद स्ट्रांग होता जा रहा है। अगर ये $1 के बदले में आप 60 और 40 और 30 पे करोगे तो इसका मतलब क्या है कि करेंसी आपके पास क्या हो रही है, वो वीक होती जा रही है। ठीक है, डॉलर जो है वो वीक होता जा रहा है। सो इसलिए कहता है कि एज इकोनॉमिक कंडीशन चेंज एक्सचेंज रेट्स कैन चेंज सब्सटेंशियली। और जैसे जैसे कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो रही होती है, उनकी हालत चेंज हो रही होती है, उनकी जो है मार्केट जो है कंडीशन चेंज हो रही होती है, उसके साथ साथ उनकी जो है एक्सचेंज रेट्स भी चेंज हो रही होती है।
और कहता है कि a decline in currency value is often referred to as depreciation, कि अब अगर करेंसी की वैल्यू में कमी आ रही है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा हुआ है, कहता है कि when British pounds depreciates against the US dollars, this means that US dollar is strengthening relative to the pound। जैसे हम क्या सुनते हैं बार बार टीवी में कि पाकिस्तानी करेंसी जो है कमजोर होती जा रही है, पाकिस्तानी करेंसी जो है डिवैल्यू होती जा रही है, उसकी जो है डिक्लाइन हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो कि $1 के बदले में 140, 150, 160 रुपए पे कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिसिएट हो रही है, उसकी वैल्यू जो है वर्थ उसकी कम हो रही है, जबकि डॉलर जो है वो दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि वो एक होके जो है क्या कर रहा है, आपसे 140 रुपए वसूल कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, कि आपकी जो अपनी करेंसी होगी वो डेप्रिसिएट हो रही है किसके मुकाबले में, जिसके साथ आप उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। इसकी ऑपोजिट सिचुएशन क्या है, कहता है कि द इंक्रीज इन अ करेंसी वैल्यू इज ऑफन रेफर्ड टू एज एप्रिसिएशन। और जब आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, वापस आना शुरू हो रही है, 140, 130, 120 इस तरीके से आना शुरू हो रही है, तो अभी आपके पास क्या हो रहा है कि आपकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है। अब आप जो है एप्रिसिएशन की तरफ जा रहे हो कि आपकी करेंसी क्या हो रही है, एप्रिसिएट हो रही है, वो स्ट्रांग होती जा रही है, और इसके मुकाबले में जो डॉलर है वो वीक होता जा रहा है। सो कहते हैं कि when foreign currency spot rate at the two specific points in the same in a time are compared, the spot rate at the more recent date is denoted as S. The spot rate at the earlier date is denoted as ST minus 1। और कहता है कि हम क्या करते हैं कि स्पॉट रेट से इसको देखते हैं। स्पॉट रेट से मुराद क्या है, हमारा अभी जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं उस वक्त उसके रेट्स क्या चल रहे हैं। तो कहता है कि इसके हम क्या करते हैं कि फॉरेन करेंसी को स्पॉट रेट्स टू डिफरेंट स्पेसिफिक स्पॉट रेट्स पे हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। कहता है कि जब हम क्या करते हैं कि अभी रिसेंटली डेट पे, अभी हम रिसेंटली लेट्स से कल या आज हम उसको जो है कंपेयर कर रहे हैं, हम उसका जो है स्पॉट रेट ले रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एस। और अगर हम इसको जो है परसों और उससे पिछली डेट पे जब हम उसके जो है जिक्र करेंगे, तो वो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, एस टी माइनस 1, कि वो हमारे पास जो है प्रीवियस डे को शो कर रहा है, डेट को शो कर रहा है, और ये जो एस है सिंपल हमारे पास आज को शो कर रहा है। तो ये टी माइनस 1 क्या हुआ कि टाइम आपने जो है रिवर्स कर दिया, कि कितने दिन बाद आप उससे क्या कर रहे हो, पूछ रहे हो। सो कहता है कि जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कहता है कि द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इज कंप्यूटेड एज, कि आपके पास जो करेंसी में जो चेंज आया हुआ है वो कितना आया हुआ है। परसेंटेज में हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि इतने परसेंट आपकी करेंसी जो है डेप्रिशिएट हो गई है, इतनी परसेंट आपकी करेंसी जो है एप्रिशिएट हो गई है। तो इन चीजों को कंपेयर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या कहता है कि परसेंटेज चेंज इन फॉरेन करेंसी वैल्यू इज इक्वल टू एस स्पॉट, और हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रीवियस। स्पॉट में से आज का जो रेट है उसमें से प्रीवियस को निकाल लोगे और डिवाइड कर लोगे उस पे किस पे, प्रीवियस पे। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितना परसेंट उसमें चेंज आया था। ठीक है, जब आप क्या करते हो कि अपनी परफॉर्मेंस को देखना चाहते हो कि मेरा लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कितना था और इस सेमेस्टर का रिजल्ट कितना था, तो आप क्या करोगे, लेट्स से इस सेमेस्टर में आपकी जीपीए जो है 3.6 आई हुई और प्रीवियस सेमेस्टर में आपकी जीपीए 3.4 थी, तो आप क्या करोगे कि 3.6 माइनस 3.4 डिवाइडेड बाय 3.4 करोगे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा कि आपने कितने जो है इंप्रूवमेंट की हुई है, आपने जो ये जीपीए आपका इंप्रूव हुआ है तो कितने परसेंट आपकी इंप्रूवमेंट है। तो सेम एज इट इज फॉर द करेंसी, कि आप करेंसी के मूवमेंट को जब मेजर करने की कोशिश करते हो तो आप क्या करोगे, उसको इस तरीके से इस फार्मूले के जरिए से परसेंटेज पे फाइंड आउट करोगे और वो आपको चेंज बताएगी। सो कहता है कि अगर आपके पास क्या है कि a positive change indicates that the foreign currency has appreciated, while a negative percentage change indicates that it is depreciated। कि अगर आपके पास जो है पॉजिटिव आ रहा है तो इट मींस कि आपने इंप्रूव किया है, अगर आपकी जो है नेगेटिव आ रहा है तो इट मींस कि आपकी करेंसी जो है डेप्रिसिएट होगी। जैसे मैंने आपको जीपीए का कहा कि अगर वो सिचुएशन ऑपोजिट हो जाती है कि आपकी जीपीए पहले 3.6 थी, अब आपने जो है क्या कर दिया, 3.4 ले लिया, तो 3.4 माइनस 3.6 करोगे तो -2 आएगा। ठीक है, 0.2 आएगा। तो अब जब इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा। तो जब माइनस में आया तो मींस कि आप जो है इंप्रूव नहीं किया, बल्कि आप जो है डेप्रिशिएट करके हो, आप बैक पे आ गए। द सेम गोज फॉर द करेंसी। सो कहता है कि द वैल्यू ऑफ सम करेंसीज हैव चेंज्ड एज मच एज 5% ओवर 24 आवर्स पीरियड। और कहता है कि आपके पास 5% तक भी इतना बड़ा चेंज भी उसकी वैल्यूज में आ सकता है 24 आवर्स के दौरान। सो 24 आवर्स के दौरान कैसे आएगा, कहता है कि ऑन सम डे most foreign currencies appreciate against the dollar, although by different degrees. On other days, the most currency depreciate against the dollar, but by different degrees. कि आपके पास एक दिन पे जो है जो डॉलर्स के साथ कंपैरिजन में जो है क्या हो रही होंगी, करेंसीज एप्रिशिएट हो रही होंगी, दूसरे दिन वो डेप्रिशिएट हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे जो है उसके बिजनेस पे डिपेंड करता है, उसकी डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है।
जितनी उसकी डिमांड होगी वो जो है वैल्यू इंक्रीज होगी, सप्लाई जितनी होगी उसके साथ जो है उसमें चेंजेस आएंगे। जैसे अगर हम मार्केट में देखें तो आज अगर हम जो है एक चीज की प्राइस पूछते हैं तो वो इतनी की होती है, कल को हम जब गोल्ड की प्राइस पूछते हैं वो चेंज होती है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उसकी डिमांड चेंज हो रही है मार्केट में। सो कहते हैं कि देयर आर आल्सो डेज when some currency appreciate while other depreciate against the dollar. The media described this scenarios by stating that the dollar was mixed in trading. और कहता है कि आपके पास जो ऐसे दिन भी आते हैं कि जहाँ पे जो है आप डेप्रिशिएट करते हो, कहीं पे एप्रिशिएट करते हो, और मीडिया उसको क्या नाम देता है इस सिनेरियो की सिचुएशन को, कि द डॉलर वाज मिक्स्ड इन ट्रेडिंग, कि आपके पास डॉलर जो है वो मिक्स अप हो गया है, कभी जो है ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, उसकी जो वॉलिटिलिटी है वो अप एंड डाउन हो रही है, एक खास पैटर्न से नहीं जा रही, उसमें अप एंड डाउन मूवमेंट्स चल रही है। सो कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स टेंड टू बी लार्जर फॉर लॉन्गर टाइम हॉरिजन। Thus, if yearly exchange rate data was accessed, the movements would be more volatile for each currency than what is shown here. But the euros movement would still be more volatile. कहता है कि आपके पास क्या हो जाएगी सिचुएशन, कि जब आप इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा तो आपके पास मूवमेंट्स भी आपको ज्यादा नजर आएंगे। लेट्स से अगर हम जो है क्या करते हैं पाकिस्तानी रुपीस को डॉलर के साथ आज और कल और परसों के साथ कंपेयर करते हैं या एक वीक के एनालिसिस लेते हैं, तो हमें जो है थोड़े से पॉइंट पॉइंट के चेंजेस नजर आएंगे। लेकिन जब हम इसको मंथ और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे हमें बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम गुजर चुका है, तो टाइम की वजह से आपके पास वॉलिटिलिटी अप एंड डाउन जो है वो कम नजर आएगी आपको, लेकिन जब आप रिसेंट उसके साथ करोगे तो उसमें आपको वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा नजर आएगी। सो कहते हैं कि इफ डेली एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स वर एक्सेस, द मूवमेंट्स वुड बी लेस वॉलेटाइल फॉर ईच करेंसी देन व्हाट इज शोन हियर, बट द यूरोस मूवमेंट वुड स्टिल बी मोर वॉलेटाइल। सो यूरो की वॉलिटिलिटी क्या है, वो आपके पास स्टिल वॉलेटाइल चलेगी, लेकिन उसके अलावा जो बाकी करेंसीज की वॉलिटिलिटी है वो अगर आप क्या कर देते हो कि वो जो है डेली बेसिस पे देखते हो तो आपको कम नजर आएगी। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि कल और आज के जो है पॉइंट्स में फर्क होगा, लेकिन जब आप उसको सालों मंथ्स के साथ कंपैरिजन करोगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। तो इसलिए हमने कहा कि जब आप लॉन्गर टर्म के साथ उसको कंपैरिजन करोगे तो उसमें आपके पास मूवमेंट बहुत ज्यादा होंगी, वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होगी अदर देन यूरोस। और बाकी जो आपके पास अगर हम आप इसको जो है डेज के साथ कंपेयर करोगे तो वॉलिटिलिटी आपको कम नजर आएगी अदर देन जो है यूरोस, कि वो उसकी जो है डिमांड और सप्लाई वो जो है उसकी मूवमेंट्स बहुत शार्पली वॉलेट होती है और वो वॉलेटाइल ज्यादा होता है। So कहते हैं कि a review of daily exchange rate movements is important to an MNC that will need to obtain a foreign currency in a few days and want to assess possible degree of movements over that period. So as an MNC उसको क्या करना पड़ेगा, इन मूवमेंट्स को डेली एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है किसी भी मुल्क से किसी भी वक्त जो है पेमेंट्स रिसीव कर रहा होगा। तो जब वो किसी भी वक्त किसी भी मुल्क से किसी भी करेंसी में पेमेंट्स रिसीव कर रहा है तो उसको अपने आप को जो है इन्फॉर्म रखना पड़ेगा ताकि उसकी जो है प्रॉफिट श्रिंक ना हो जाए। So कहता है कि a review of annual exchange rate movements would be more appropriate for MNC that conducts foreign trade every year and wants to access the possible degree of movements on a yearly basis. और फिर जो yearly basis पे कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके जो हमने क्या कहा कि सालाना जब आप उसको करते हो yearly basis पे या ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए करते हो तो वॉलिटिलिटी आपके पास ज्यादा होगी, तो आपकी जब वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी तो इफेक्ट आप पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। So कहते हैं कि many MNC review exchange rate based on short term and long term horizon because they expect to engage in international transaction in near future and in the distant future. तो जब एज एन MNC उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको शॉर्ट रन में भी अपने आप के लिए जो है इसकी एनालिसिस करनी होगी एक्सचेंज रेट की, और लॉन्ग हॉरिजन में भी करनी होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसको जो है सारी पेमेंट शॉर्ट रन में मिल रही हो, जरूरी नहीं है कि उसको सारी की सारी पेमेंट फ्यूचर में मिल रही हो। तो जो पेमेंट नियर फ्यूचर में मिल रही होंगी उसके लिए भी उसको एनालिसिस करनी पड़ेगी, जो उसको फ्यूचर में जो है लॉन्ग अरसे में मिलने वाली है उसके लिए भी उसको एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो उसको दोनों चीजों पे नजर रखना पड़ेगा ताकि एक अच्छा डिसीजन वो ले सके, और उसको पता होना चाहिए कि कब उसने करेंसी को चेंज करना है, कैसे करेंसी को चेंज नहीं करना। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि हमने जो कहा कि एक्सचेंज रेट को हमने डिटरमाइन करना है, तो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि जब हम क्या करते हैं डिमांड और सप्लाई का जिक्र करते हैं और प्राइस को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो हम इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करते हैं, कि जहां पे डिमांड और सप्लाई आपकी बराबर आ जाएगी तो हम कहते हैं कि ये प्राइस हमारे पास सूटेबल प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे जितनी चीजें की डिमांड हो रही है और जितना हम उसको सप्लाई कर रहे हैं दोनों एक लेवल से चल रहे हैं, तो ना हमारे पास एक्सेस हो रही है ना डेफिसिट हो रहा है, हम स्मूथली रन कर रहे हैं। इसी चीज को हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्सचेंज रेट पे भी इंप्लीमेंट करते हैं, कि हमने जब एक्सचेंज रेट के जो है क्या करना होगा, रेट फिक्स करना होगा, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे करेंसी की भी डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करेंगे। और कहता है कि although it is easy to measure the percentage change in the value of currency,
it is more difficult to explain why value change or to forecast how it may change in the future. ये बताना तो बड़ा आसान है, फार्मूले में वैल्यू आपने डाल दी, आपको पता चल गया कि जी कल इतना जो है एक महीने पहले इतना परसेंट था, अब इतने परसेंट चेंज इसमें आ गया करेंसी में। लेकिन असल मुश्किल आपके लिए क्या है कि आपने किस तरीके से ये वैल्यू चेंज को देखना है कि ये कैसे चेंज हुई, इतना चेंज कैसे आया, और फिर हमने इसको कैसे देखना है फ्यूचर में कि हमारे पास ये चेंज जो है फ्यूचर में ना आए, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फोरकास्ट करेंगे और उसको प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में हमारे पास जो है रेट्स बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। So कहते हैं कि to achieve either of these objectives, the concept of an equilibrium exchange rate must be understood as well as the factors that affect the equilibrium rate. So हमें क्या करना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट के कॉन्सेप्ट को भी एनालाइज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इसके लिए। और दूसरी बात हमें क्या करना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम रेट को इफेक्ट कर रहे हैं, उसको भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि उसकी वैल्यू क्यों चेंज हो रही है और हम उसको कैसे फोरकास्ट करेंगे कि फ्यूचर में उसमें चेंजेस आ रही हैं, कमी आएगी या ज्यादती आएगी। So कहते हैं कि before considering why exchange rate changes, realize that exchange rate at a given point in time represent the price of a currency. और कहता है कि एक्सचेंज रेट को एनालाइज चेंजेस को एनालाइज करने से पहले आप इस चीज को रियलाइज कर लो कि आप एक्सचेंज रेट को जब एक स्पेसिफिक टाइम पे मेजर कर रहे हो तो हम उसकी जो है वो प्राइस बता रहे होते हैं कि ये उस करेंसी की प्राइस है। क्योंकि जब हम इक्विलिब्रियम के जब हम प्राइस को फाइंड कर रहे होते हैं मार्केट में इकोनॉमिक्स में, तो वहां पे हम प्राइस को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो सेम कहता है कि जैसे हम मार्केट में जो है प्रोडक्ट्स की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, सेम एज करेंसी की भी ये प्राइस होती है जिसपे वो बाय और सेल हो रही होती है। और कहता है कि लाइक एनी अदर प्रोडक्ट इज सोल्ड इन अ मार्केट, द प्राइस ऑफ अ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर दैट करेंसी रिलेटिव टू सप्लाई। तो इसी तरीके से जैसे हम जो है मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे उसकी प्राइसेस को फिक्स करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, सेम हम क्या करते हैं, कहता है कि फॉर ईच पॉसिबल प्राइस ऑफ अ ब्रिटिश पाउंड देयर इज अ करस्पॉन्डिंग डिमांड फॉर पाउंड्स एंड अ करस्पॉन्डिंग सप्लाई ऑफ पाउंड्स फॉर सेल। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होगी कि जो डिमांड होगी पाउंड्स की और करस्पॉन्डिंग जो है सप्लाई होगी पाउंड्स की फॉर सेल, वो दोनों को हम एनालाइज करेंगे और उसका जो है हम एक पॉइंट फाइंड करेंगे। क्योंकि हम जो है यहाँ पे जो है पाउंड्स का जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए जो है हमने पाउंड को लिया है। जब हम रुपीस का जिक्र करेंगे तो रुपीस की डिमांड का जिक्र करेंगे और रुपीस की सप्लाई का जिक्र करेंगे। सो कहता है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम a currency should exhibit the price at which the demand for that currency is equal to supply, and this represent the equilibrium exchange rate. कहता है कि हमारे पास क्या होगी कि इस चीज को हम क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे कि द प्राइस एट विच द डिमांड फॉर द करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई, कि हमें वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि जहां पे हमारे पास करेंसी की डिमांड और उसकी सप्लाई बराबर हो जाएगी, और इसी को हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहेंगे। Of course, conditions can change over time, causing the supply and demand for a given currency to adjust, and thereby causing movement in the currency price. और जैसे आपके पास मार्केट में हम क्या करते हैं कि प्राइस जो है उसमें हम देखते हैं कि अपवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड शिफ्ट जो आ रहे होते हैं, सेम एज इट इज जो है हमारे पास करेंसी में भी आएंगे। क्योंकि जब हमने उसको कहा कि ये प्राइस है, तो जब इसमें जो है क्या हो रही होंगी कि अप एंड डाउन आ रहे होंगे, तो सेम हम यही बात वही चीज हमारे पास आएगी कि हमारी जो करेंसी की प्राइस है उसमें भी कोई ना कोई वजूहत ऐसी होंगी जो इसकी प्राइस में मूवमेंट लेकर आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके लिए अंडरस्टैंड करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए कि व्हाट इज डिमांड फॉर करेंसी, कि हमारा क्या मुराद है डिमांड ऑफ करेंसी से, कि करेंसी की डिमांड क्या होगी। सो कहते हैं कि ब्रिटिश पाउंड इज यूज्ड हियर टू एक्सप्लेन एक्सचेंज रेट। जैसे मैंने कहा कि हमने ब्रिटिश पाउंड का एज एन एग्जांपल लिया हुआ है। कहते हैं कि द यूके यूनाइटेड किंगडम हैज नॉट अडॉप्टेड यूरोस एज इट्स करेंसी एंड कंटिन्यूज टू यूज द पाउंड, कि उसने जो है अपने आप को यूरोज में कन्वर्ट नहीं किया अपनी करेंसी को, और उसने जो है अपने ही पाउंड के साथ वो बिजनेस कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि एग्जिबिट 4.2 में आपको जो है हाइपोथेटिकल नंबर दिया हुआ है। कहते हैं कि दैट वुड बी डिमांडेड ओवर अंडर वेरियस पॉसिबिलिटीज फॉर एक्सचेंज रेट एट एनी पॉइंट इन टाइम देयर ओनली वन एक्सचेंज रेट। जैसे हम क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम जो है एज्यूम करते हैं कि इसकी इतनी प्राइस होगी, अब ये जो है प्राइस अगर बढ़ गई तो क्या होगा और प्राइस अगर कम होगी तो क्या सिचुएशन होगी। सेम एज इट इज हमने यहाँ पे हाइपोथेटिकल नंबर लिए हुए हैं जिसमें हम पाउंड्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं। कहते हैं कि the exhibit shows that the quantity of pound that would be demanded at various exchange rate at a specific point in time, the demanded schedule is downward sloping. ठीक है, because the US corporations will be encouraged to purchase more British goods when the pound is worth less, as it is few dollars to obtain desired amount of pounds. ठीक है, कि वो क्या करेंगे कि जब आपके पास क्या हो जाएगा, कहता है कि इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही है, क्योंकि हम जो है क्या कर रहे हैं कि जब प्राइसेस कम होगी तो उसकी ज्यादा डिमांड होगी। तो जब आपकी जो है पाउंड इस तरीके से डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी जो यूएस के कॉर्पोरेशंस हैं वो क्या करेंगे, वो ब्रिटिश की चीजें खरीदना शुरू कर देंगे।
क्योंकि वो सस्ती हो जाएंगी। जैसे हमारे मुल्क की करेंसी जब 90 थी तो हमारी जो है क्या थी, एक्सपोर्ट्स वो बड़ी कम हो रही थी। क्यों कम हो रही थी? क्योंकि लोगों को जो है बड़ी कम चीजें उसके बदले में मिल रही थी और पेमेंट्स उनको ज्यादा करनी पड़ रही थी। लेकिन जब अब सिचुएशन क्या है कि जब आपकी करेंसी डिवैल्यू हो गई है, आपकी करेंसी जो है 140 तक आ गई है, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यूएस के लोग क्या करेंगे, पाकिस्तानी चीजें उनको सस्ती पड़ रही है कि $1 के मुकाबले में उनको जो है 140 रुपए की चीज मिल रही है, तो वो क्यों ना उसको खरीदे। तो सेम यहाँ पे जो है जब इन्होंने कहा कि ब्रिटिश जब क्या है कि गुड्स वो परचेज करेगी यूएस कॉर्पोरेशंस, क्योंकि पाउंड्स की वर्थ कम हो चुकी है डॉलर के साथ कंपैरिजन में, जिसको हम यहाँ ग्राफ में देखते हैं कि आपके पास सिचुएशन क्या है कि अगर हम कहते हैं कि 1.50 आपके पास जो है वैल्यू है पाउंड की, तो आपके पास जो है ये चीज कहाँ पे लाई करेगी, इस तरीके से यहाँ पे लाई करेगी और इतनी इसकी डिमांड आपके पास चलेगी पाउंड की। अब अगर इसकी प्राइस जो है क्या हो रही है कि डिमांड इसकी जो है बढ़ गई है, आपने जो है इसकी प्राइस बढ़ा दी है, जब आप इसकी प्राइस बढ़ा दोगे तो लोग उसकी कम क्वांटिटी खरीदेंगे, जब आप इसकी मजीद प्राइस बढ़ा दोगे तो आपके पास मजीद लोग इसको कम परचेज करेंगे। तो हमने क्या कहा हुआ है कि हमारे पास जब कीमत जो है बढ़ रही होती है तो हमारे पास क्या हो रहे थे कि श्रिंक होना शुरू हो जाता है, हमारा जो स्लोप है वो लेफ्ट साइड पे जाना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हमारी जो है डिमांड, हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो हमने क्या कहा कि शिफ्ट हमारे पास इनवर्ड जो है डाउनवर्ड होना शुरू हो जाएगा, कि हमारे पास पहले यहाँ पे लाई कर रहा था पॉइंट, फिर यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ पे लाई होना शुरू हो गया। तो इसीलिए जब प्राइसेस आपके पास करेंसी की कम होती जाएंगी तो क्या होता जाएगा, आपके पास उसकी जो है डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो है इसके ऑपोजिट सिचुएशन जब हम देखते हैं, सप्लाई का जिक्र करते हैं, तो सप्लाई आपके पास क्या है, कहता है कि अप टू दिस पॉइंट only the US demand for pounds has been considered, but the British demand for US dollar also be considered. This can be referred to as a British supply of pound for sale, since pounds are supplied in the foreign exchange market in exchange for US dollars. तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ यही तो नहीं है कि आपकी जो है यूएस कॉर्पोरेशन क्या करेगी, वही पाउंड्स की डिमांड करेंगी, बल्कि पाउंड्स भी जो है क्या करता है, वो भी तो डॉलर्स को परचेज करेगा, वो भी तो उसके साथ ट्रेडिंग करेगा। तो वो क्या करेगा कि वो जब उसके साथ ट्रेडिंग करेगा, जब उनको जो हिस्से जो है प्रोडक्ट खरीदेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश अपनी जो है पाउंड्स को सप्लाई कर रहे हैं उनको, तो वो भी जो है आपके पास मार्केट में एक्सचेंज हो रहा होगा। सो कहता है कि सप्लाई स्केड्यूल ऑफ पाउंड फॉर सेल इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैन बी डेवलप्ड इन अ मैनर सिमिलर टू द डिमांड स्केड्यूल फॉर द पाउंड। जैसे हमने जो है डिमांड के लिए बनाया पाउंड के लिए, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेम फॉर सप्लाई बनाएंगे। और exhibit 4.3 shows the quantity of pounds for sale supplied to the foreign exchange market in exchange for dollars corresponding to each possible exchange rate at a given point in time। कि आप क्या करोगे कि अब हम क्या करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ पाउंड को सेल की बात करेंगे, किसके साथ हम क्या करेंगे, कहता है कि वो एक्सचेंज मार्केट को हमने सप्लाई कर दिया कि वहां पे हम उसको सेल आउट करें, किसके साथ, दूसरे एक्सचेंज रेट के साथ, पॉसिबल एक्सचेंज रेट पे और एक खास टाइम ड्यूरेशन पे। Notice from the supply schedule in Exhibit 4.3, there is a positive relationship between the value of British pound and the quantity of pound for sale, which can be explained as follows। तो हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे आपके पास, हम क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना कि जब हमारे पास जो है क्या हो रहा है कि चीजों की जो है कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है, तो हर बंदा मार्केट में सप्लाई को भी बढ़ा देता है, क्योंकि उनको जो है प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है, तो हर बंदा उस बिजनेस में इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है क्योंकि वहां पे प्रॉफिट्स ज्यादा हो गए हैं। तो सेम फॉर द पाउंड हो जाएगा कि जब पाउंड क्या हो जाएंगे कि उनका जो है रिलेशनशिप भी आपके पास पॉजिटिव होगा, और जब आप ज्यादा पाउंड्स को जो है मार्केट में सेल के लिए लेकर आओगे, सप्लाई करोगे, तो इसी वजह से उसकी भी जो है डिमांड आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कहता है कि जब आप क्या करते हो कि जब आपने जो है 1.5 पे आपका पाउंड था, तो उसकी डिमांड जो है आपके पास यहाँ लाई करी, जब वो 1.55 पे आ गया तो उसकी जो है सप्लाई आपने बढ़ा दिया। ठीक है, जब 1.6 पे आ गई उसकी प्राइस, तो आपने मजीद सप्लाई उसकी बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि अब आप ज्यादा अर्न कर रहे हो, अब आप उससे ज्यादा जो है गेन कर सकते हो, क्योंकि वो महंगा बिक रहा है। तो जब महंगा बिक रहा है तो आप ज्यादा पाउंड दोगे, और अगर आप देखो तो आपका जो है शिफ्ट किस तरीके से जा रहा है, फिर राइट साइड पे जाना शुरू हो गया। तो सप्लाई कर्व आपके पास हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड की तरफ जाना होता है, मूव करना होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है कि सिंपल इनका जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है पॉजिटिव, कि जब कीमत बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हर बंदा जो है ज्यादा प्रॉफिट देखेगा, और प्रॉफिट देखने की खातिर वो क्या करेगा, मार्केट में ज्यादा फ्लोट करना शुरू कर देगा, चाहे वो करेंसी हो या उसका प्रोडक्ट हो। जब इस तरीके की सिचुएशन होगी तो इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, कहता है कि व्हेन द पाउंड इज वैल्यूड हाई, ब्रिटिश कंज्यूमर एंड फर्म्स आर मोर लाइकली टू परचेज यूएस गुड्स। तो क्या हो जाएगा, जब उनकी वैल्यू स्ट्रांग हो जाएगी, जैसे पाकिस्तानी करेंसी है, आज अब अगर आप जो है आईफोन को खरीदते हो तो वो आपको बड़ा महंगा पड़ रहा है,
ठीक है, लेकिन जब इसकी जो है वैल्यू आपकी जो है स्ट्रांग हो जाएगी, करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी और उसकी वैल्यू जो है 90 तक आ जाएगी या 80 तक आ जाएगी, तो हर बंदा जो है क्या करेगा, आईफोन खरीदना शुरू कर देगा, बाहर से लेना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से जब ब्रिटिश कंज्यूमर भी क्या करेंगे कि उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी तो वो यूएस के गुड्स खरीदना शुरू कर देगा। सो दस सप्लाई ऑफ अ ग्रेटर नंबर ऑफ पाउंड्स टू द मार्केट टू बी एक्सचेंज फॉर डॉलर। तो क्या हो जाएगा, मार्केट में उनके पाउंड्स आना शुरू हो गए हैं, हर बंदा जो है यूएस के जो है डॉलर्स खरीदना शुरू हो गया, उसमें करेंसी के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो पाउंड्स जो है मार्केट में ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। सो व्हेन द पाउंड इज वैल्यूड लो, द सप्लाई ऑफ पाउंड्स फॉर सेल इज स्मॉलर, रिफ्लेक्टिंग लेस ब्रिटिश डिजायर टू ऑब्टेन यूएस गुड्स। और ऑपोजिट सिचुएशन क्या है कन्वर्सली, कि आपके पास अगर पाउंड की वैल्यू लो होगी तो मार्केट में आपके जो है क्या हो जाएगी, यूएस के प्रोडक्ट्स आप खरीद नहीं पाओगे और आपके लिए वो महंगी होंगी। जैसे मैंने आपको पाकिस्तानी रुपीस के एग्जांपल, कि आप जो है आज अगर कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो है करना चाहते हो, किसी चीज को इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए बड़ा महंगा साबित हो सकता है। तो जब हमने डिमांड और सप्लाई को अंडरस्टैंड कर दिया तो हमने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे जहां पे हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है, उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और इसी को हम क्या करेंगे जो है अब करेंसी के सिचुएशन में पुट करेंगे। कहता है कि द डिमांड एंड सप्लाई स्केड्यूल ऑफ द ब्रिटिश पाउंड और द डिफरेंट ब्रिटिश पाउंड्स आर कंबाइंड इन एग्जिबिट 4.4, an exchange rate of $1.50, the quantity of pounds demanded would be exceed of the supply pounds for sale. Consequently, the bank that provides foreign exchange services would experience a shortage of the pounds at that exchange rate. कि जब आपके पास 1.5 की सिचुएशन चल रही थी तो आपके पास क्या हो रहा था कि आपकी जो है सप्लाई कम थी और डिमांड उसकी ज्यादा थी क्योंकि लो थी प्राइस। तो अब उसके पास जो है बैंक के पास शॉर्टेज आ रही है। सो कहते हैं कि जब आपके पास एक्सचेंज रेट 1.60 पे आ गया तो क्वांटिटी ऑफ पाउंड्स डिमांडेड वुड बी लेस एंड द सप्लाई ऑफ द पाउंड फॉर सेल इंक्रीजेस। सो बैंक के पास क्या हो जाएगी, एक्सेस आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा हो गया प्राइस तो हर बंदा क्या कर रहा है, पाउंड्स मार्केट में लाने की कोशिश कर रहा है। जब वो मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो मार्केट में लेने वाले लोग कम है। जब लेने वाले लोग कम हो गए क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास जो है शॉर्टेज आना जो है आपके पास जो है सरप्लस आना शुरू हो जाएंगे पाउंड्स के। सो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एग्जिबिट 4.4 द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज 1.55 because this rate equates the quantity of pound demanded with the supply of pound for sale। कि इस प्राइस पे क्या है कि आपकी जो है डिमांड और सप्लाई जो है क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जिसको हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि आपके पास जो है जब हमने 1.50 की बात की तो आपके पास सप्लाई जो है कम थी और डिमांड को देखें तो वो उससे ज्यादा जा रही है। लेकिन जब हमने 1.6 का जिक्र किया तो डिमांड आपके पास कम होगी और सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, तो दोनों के मेन पॉइंट्स में क्या आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं। लेकिन ये एक वाहिद पॉइंट है जहां पे आपके पास क्या हो रही है, डिमांड और सप्लाई एक बेहतर पॉइंट पे आ रही है और यही पॉइंट आपके पास डिटरमाइन कर रहा है कि आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो कितना होना चाहिए, वो 1.55 होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस रेट पे जो है आपकी डिमांड भी सही रहेगी और आपकी सप्लाई भी ठीक रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी। इसका जो है इम्पैक्ट जो है आपके पास जो है इक्विलिब्रियम क्या, वो लिक्विडिटी पे क्या पड़ेगा। कहता है कि जी फॉर ऑल करेंसीज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज रीच्ड थ्रू ट्रांजैक्शंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बट फॉर सम करेंसीज द एडजस्टमेंट प्रोसेस इज मोर वॉलेटाइल देन फॉर अदर्स। The liquidity for the of exchange currency affects the sensitivity of exchange rate to specific transactions। जैसे मैंने आपको कहा कि हम जब इकोनॉमिक्स में कहते थे कि आपके पास जो है क्या है, प्राइस वगैरह के इफेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट हो जाता है, लेकिन जब हम शिफ्ट इनवर्ड और आउटवर्ड का जिक्र करते थे तो हम कहते थे कि जो अदर थिंग हमने कांस्टेंट रखे थे, इनकम वगैरह, वो हम जब इन्वॉल्व करते थे तो आपके पास क्या हो जाता था, डिफरेंस आ जाता था। सेम एज इट इज यहाँ पे ये कहता है कि आपके पास जो करेंसीज हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो जो है एक जैसे मूवमेंट नहीं करी। कुछ जो है आपके पास क्या होती है, वो वॉलेटाइल होती है दूसरी करेंसी से, ठीक है, और वो जो है कुछ लिक्विडिटी उनकी ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। कोई जो है ज्यादा जल्दी जो है कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, कोई जो है इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होता। ठीक है, तो सिचुएशन आपके पास जो इक्विलिब्रियम की चेंज हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कहता है कि इफ द करेंसी स्पॉट मार्केट इज लिक्विड, इट्स एक्सचेंज रेट विल नॉट बी हाईली सेंसिटिव टू अ सिंगल लार्ज परचेज और सेल ऑफ करेंसी। कि अगर आपके पास जो है स्पॉट मार्केट क्या है, वो ज्यादा लिक्विड है, तो आपकी जो एक्सचेंज रेट होगी वो ज्यादा जो है वो सेंसिटिव नहीं होगी। अगर वहां पे जो है लार्ज कोई परचेज हो जाती है या सेल हो जाती है करेंसी की, कोई ज्यादा अमाउंट में परचेज कर लेता है करेंसी को या लेस अमाउंट में परचेज कर लेता है। So कहता है कि therefore the change in the equilibrium exchange rate will be relatively small, with many willing buyers and sellers of the currency transactions can be easily accommodated। और कहते हैं कि जब इस किस्म की सिचुएशन होगी तो इक्विलिब्रियम आपका जो है क्या होगा, वो थोड़ा सा मूव करेगा, उसमें इतनी ज्यादा मूवमेंट आपके पास जो है नजर नहीं आएगी।
क्यों नजर नहीं आएगी? हमने क्या कहा कि आपके पास जो है बायर्स, आपके पास जो है क्या है कि विद मैनी विलिंग बायर्स, आपके पास बायर्स बहुत ज्यादा हैं, और सेलर्स आपके पास क्या है, सेलर्स ऑफ द करेंसी ट्रांजैक्शन आर इजीली अकोमोडेटेड, कि जो आपके पास सेलर्स हैं वो भी आपके पास जो है इजीली अवेलेबल हैं, और जो बायर्स हैं वो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हैं, और वो इजीली अकोमोडेट हो रहे हैं, क्योंकि दोनों में आपके पास चेंज बड़ा कम आया हुआ है। अगर आपके पास चेंज ज्यादा होता तो फिर सिचुएशन कन्वर्स जाती। ठीक है, जैसे कि जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है कि कन्वर्सली इफ द करेंसी स्पॉट मार्केट इज illiquid, its exchange rate may be highly sensitive to a single large purchase or sale transaction, कि जब आपके पास जो है स्पॉट मार्केट उसकी इलिक्विड है, ठीक है, वो जो इतनी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, तो फिर जब कोई इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन करेगा तो इक्विलिब्रियम पे उसके फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि देयर आर नॉट सफिशिएंट बायर्स और सेलर्स टू अकोमोडेट अ लार्ज ट्रांजैक्शंस, कि जब इतने जो है बड़ी ट्रांजैक्शन होगी तो उसको अकोमोडेट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इतने बड़े आपके पास ना बायर्स हैं ना सेलर्स हैं कि वो इतने अमाउंट में उसको पे कर सके। So which means that the price of a currency must change to rebalance the supply and demand for currency. और फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब करेंसी आपके मार्केट से निकल जाएगी तो आपके पास जो है शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी। जब शॉर्टेज आ गई आपके पास मार्केट में तो सप्लाई कम होगी, जब सप्लाई कम होगी तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है पॉइंट डाउनवर्ड की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और आपको एक नया जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन करना पड़ेगा। Consequently, illiquid currencies tend to exhibit more volatile exchange rate movements as the equilibrium prices of their currencies adjust to even minor changes in supply and demand condition. So जब आपके पास जो है क्या हो जाएगा कि इस तरीके से illiquid जो currencies होंगी वो क्या करेंगी, वो ज्यादा volatility लेकर आएंगी। volatility बेसिकली कहते हैं exchange जो है आपके पास शार्प जो आपके पास जो है अप या डाउनवर्ड आ जाती है, क्योंकि मूवमेंट आ जाती है करेंसी में। तो कहता है कि आपके पास जो है जब इस किस्म की इक्विलिब्रियम इलिक्विड करेंसीज होंगी तो वो वॉलेटाइल ज्यादा होंगी, ठीक है, और आपके पास जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी आपके पास वो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा किस चीज पे, अगर आपके पास जो है माइनर चेंजेस हो। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने जो है एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन का जिक्र किया कि हमारे पास क्या है, बेसिकली एक्सचेंज रेट क्या होता है, हमने उसको देखा। हमने कहा कि एक्सचेंज रेट क्या है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ यूनिट्स में चेंज करने को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। फिर हमने कहा कि ये एक्सचेंज रेट जो है डिटरमाइन कैसे होता है, तो हमने कहा कि एक्सचेंज रेट जो है कैसे फाइंड किया जाता है, सिंपल वैसे ही फाइंड किया जाता है जैसे हम क्या करते हैं मार्केट में गुड्स की जो है प्राइसेस, सर्विसेज की जो है डिमांड और सप्लाई में जो है उसकी प्राइसेस को फिक्स करते हैं। तो हमने कहा कि डिमांड क्या है, तो हमने कहा कि डिमांड करेंसी की वो होगी जब लोग उसको क्या करेंगे, ज्यादा मार्केट में उसकी डिमांड करेंगे और उसकी वैल्यू कम होगी तो लोग उसको ज्यादा मांगेंगे। सप्लाई हमने क्या कहा कि सप्लाई की सिचुएशन आपके पास दूसरी होती है, जैसे अगर हम डिमांड का जिक्र करें तो डिमांड हम कहते हैं कि वो इनवर्स सिचुएशन होती है कि हायर द डिमांड, ठीक है, जब आपके पास क्या हो जाएंगी आपकी जो है लोअर द प्राइसेस हायर द डिमांड, इफ द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड विल डिक्रीज, इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो करेंसी के लिए भी सेम एज ही जाएगा कि जब उसकी जो है डिमांड ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, जब प्राइसेस कम होगी तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, जब प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी तो डिमांड कम हो जाएगी। इसके इनवर्स जो हमने कहा कि वो सप्लाई की सिचुएशन होती है, तो सप्लाई क्या करता है, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप रखता है प्राइस के साथ, कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाएंगी आपकी सप्लाई बढ़ती जाएगी। किस अप्रोच के साथ, इस अप्रोच के साथ कि लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम ज्यादा अर्न करेंगे, और वो ज्यादा अर्निंग के लिए क्या करेंगे, मार्केट में ज्यादा अपने जो है करेंसीज को फ्लोट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू स्ट्रांग हो रही है, और वो क्या करेगा अब अपनी करेंसी के जरिए से दूसरे प्रोडक्ट जो है दूसरी कंट्री के जो है प्रोडक्ट खरीदेगी और उसके साथ एक्सचेंज रेट का फायदा उठाएगी। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है डिमांड और सप्लाई तो हो गया, ये जो है इसके प्राइसेस को हमने कह दिया कि रिलेशनशिप्स हमने बयान कर दिए। फिर हमने कहा कि इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, तो हमने कहा कि इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा जब डिमांड और सप्लाई आपके पास क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। वो सिचुएशन आपके पास क्या होगी, आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी, जो आपके पास डिटरमाइन करेगी कि कौन सी प्राइस उसकी बेहतर होगी। तो हमने कहा कि अगर उसकी जो है जो मिड पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उससे अगर हम कम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है सप्लाई कम पड़ जाएगी और डिमांड ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम सरप्लस कर देंगे तो सरप्लस में क्या हो जाएगा कि हमारे पास करेंसी मार्केट में ज्यादा हो जाएगी, कोई उसको खरीदने वाला नहीं होगा, तो आपकी जो है इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगी सिचुएशन। सो इक्विलिब्रियम एक वाहिद पोजीशन है जहां पे आपकी जो है डिमांड और सप्लाई बराबर चलेंगी, आपकी करेंसी जितनी मार्केट में फ्लोट होगी उतनी ही जो है वो परचेज भी हो रही होगी। फिर हमने जो है लास्ट में लिक्विडिटी का जिक्र किया कि लिक्विडिटी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमने कहा था कि अगर आपके पास जो है करेंसी ज्यादा लिक्विड होंगी तो उनकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपसे कोई बड़ी चीज भी कोई ज्यादा क्वांटिटी में उसकी जो है खरीदेगा पाउंड्स को,
तो क्या हो जाएगा कि उसके रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको सप्लाई करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर वो इलिक्विड है और वो जो है मार्केट में कम लोग उसके अवेलेबल हैं, तो फिर क्या होगा कि जब आप जो है बड़ी अमाउंट कोई उसकी जो है परचेज करना चाहेगा करेंसी को, तो उसको कोई बंदा नहीं मिलेगा जो इसको परचेज जो है उसको सेल आउट करे। जब वो सेल आउट नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर वो जो है उसको सेल आउट भी कर देता है तो मार्केट से वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में आपके जो है पाउंड्स निकल जाएंगे। जब वो मार्केट से इतनी बड़ी क्वांटिटी में पाउंड्स चले जाएंगे तो उसका जो है इनवर्स इफेक्ट के जो है क्या पड़ेगा कि आपको जो है वॉलेटिलिटी का फेस सामना करना पड़ेगा और आपके पास शार्प इंक्रीज आपकी या डिक्रीज आपके पास करेंसी की आएगी मार्केट में, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट सजेस्ट करना पड़ेगा और दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।